गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। वर्ल्ड व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे क्यों सारे के सारे देश अमेरिका के सामने झुक रहे हैं, घुटने टेक कर झुक रहे हैं और किसी में हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो कुछ कह सके। इसके बाद हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को पाकिस्तान नहीं जाने दिया, चाइना ने। ये तो बड़ी अजीब सी कहानी हो गई साहब। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि अमेरिका बनाम ब्रिक्स जो है वो दरअसल अब कुछ ज़्यादा ही होता चला जा रहा है। और ये अमेरिका बनाम जो ब्रिक्स है, ये एक ख़ास तौर से काफ़ी ख़तरनाक युक्ति से मोड़ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज पहले जो मेरी मुख्य खबर है वो आप सबका स्वागत करूँगा। ना हम नहीं ले पाऊँगा आज मैं, क्योंकि बाहर भी हूँ और थोड़ी देर पहले ही प्रोग्राम को रिकॉर्ड किया गया है कि भाई ये सारे के सारे देश अल्टीमेटली ऐसा क्या है अमेरिका में कि उसके सामने सब घुटने टेक रहे हैं। अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसे आप कह सकते हो कि अद्भुत सा है। क्या ये अमेरिका की टेक्नोलॉजी की पावर है, उसकी इकोनॉमिक पावर है, उसकी मिलिट्री पावर है? मुझे लगता है इन तीनों को कंबाइन कर लीजिएगा। इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपको एक आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। आंसर बड़ा क्लियर है। टेक्नोलॉजी में अगर कोई देश नंबर 1 है तो मैं मान के चलता हूं कि हाँ, अमेरिका नंबर 1 है उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे उसको चाइना कैचअप कर रहा है और अमेरिका को इस बात का पूरा नॉलेज है कि चाइना उसको बहुत तेजी से कैचअप कर रहा है और बहुत सारे एरियाज के अंदर तो आगे भी निकल गया है। जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी में आगे निकल गया है, सेमीकंडक्टर में धीरे धीरे कैचअप कर रहा है, रेयर अर्थ में बहुत ज़्यादा चाइना आगे निकल गया है। इसके अलावा और भी कई इनोवेशन के एरियाज हैं जहाँ पर कंज्यूमर गुड्स हैं, छोटे छोटे जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसे एक किफ़ायती दाम पर दरअसल वो क्या कहते हैं कि वो बना भी सकता है और बेच भी सकता है। तो दुनिया की फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। बड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है एक्चुअली ये। अब सवाल ही पैदा होता है कि सबसे पहले तो इंडोनेशिया ने घुटने टेके तो हमें लगा कि चलो इंडोनेशिया एक कमज़ोर देश है, तो हो सकता है कि वो बेचारा अमेरिका के माइट के सामने स्टैंड नहीं कर पाया तो उसने घुटने टेक दिए। लेकिन जब वियतनाम ने घुटने टेके 20% की ड्यूटी पर, तो हमें थोड़ी सी हैरानी हुई। ये ठीक है कि वियतनाम के एक्सपोर्ट्स अमेरिका को बहुत ज़्यादा हैं और फिर अमेरिका ने अपनी सारी शर्तें मनवा ली, जो शर्तें ख़ास तौर से इस वर्ग में थी कि मेरा सामान अगर वहाँ पर जाएगा तो वो बिल्कुल फ्री में जाएगा, तुम्हारे सामान पे मैं 20% ड्यूटी मारूंगा। लेकिन चूंकि वियतनाम की इकॉनमी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकॉनमी है और 100 बिलियन से ज़्यादा का उसका वहाँ पर एक्सपोर्ट है, तो उसको घुटने टेकने के अलावा और कोई चारा बचा नहीं। लेकिन जब जापान ने घुटने टेके और जो उसका मिलिट्री ट्राइड का हिस्सा था, क्वाड का हिस्सा है, एक अमेरिका का अभिन्न पार्टनर है, बहुत पक्का दोस्त है, यानी कि दुख में सुख में सब जगह साथ रहने वाले, जब उसने घुटने टेके तो मुझे लगा कि अब चीज़ें लगता है काबू से बाहर जा रही हैं। तो क्या कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जो उसके सामने खड़ा हो सके? ब्रिटेन ने पहले ही घुटने टेक दिए थे। फिर उसके बाद जब बड़ी बड़ी बातें करने वाली यूरोपियन यूनियन 27 देश, जिसमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है और बाकी देश भी हैं, जब वो सामने निकल कर आए और जब उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी बात मानते हैं और तुम्हारे यहाँ हम $750 बिलियन का हम तेल भी खरीदेंगे, $600 बिलियन इन्वेस्ट भी करेंगे, तो मुझे यहाँ महसूस हुआ कि पहली बार मुझे लगा कि यूरोप किस हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है। सुरक्षा के लिए मिलिट्री के तौर पर भी निर्भर है, नाटो के कंट्री के तौर पर भी निर्भर है और शायद एक मार्केट जो है अमेरिका की उसके तौर पर भी निर्भर है। तो ऐसा क्या है जो अमेरिका को इनविंसिबल बनाता है और कोई उसके सामने खड़ा नहीं होता? अभी मैं चाइना की बात नहीं करूंगा, चाइना का किस्सा थोड़ा दूसरा है। तो $30 ट्रिलियन की इकॉनमी, पूरी दुनिया का जो हमारा टर्नओवर है, पूरी दुनिया का जो जीडीपी है वो $100 ट्रिलियन का है। 100
ट्रिलियन डॉलर का है। अब 100 ट्रिलियन डॉलर में 30 ट्रिलियन डॉलर तो अमेरिका की इकॉनमी है और 20 ट्रिलियन डॉलर चाइना की इकॉनमी है, और बाकी 50 में पूरी दुनिया के 200 देश आते हैं। अब यहां से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई चाइना पे जोर क्यों नहीं चलता। जब कॉमर्स मिनिस्ट्री के एक सीनियर ऑफिसर से व्हाइट हाउस में पूछा गया कि भारत के ऊपर तो आप टैरिफ लगाते हो, चाइना पे क्यों नहीं लगाते, तो उनका कहना था कि वी डोंट वांट टू हर्ट अवर सेल्फ। इसका मतलब है कि जो गरीब होता है, जो असहाय होता है, जो कमज़ोर होता है, उस पर सबका जोर चलता है। वही हो रहा है। भारत गरीब भी है, भारत टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट भी नहीं है, भारत इनोवेशन का एक्सपर्ट भी नहीं है, भारत की इकोनॉमी बहुत छोटी है, 3.89 की है, चाइना के बराबर नहीं है। तो उस बात का एहसास अमेरिका को भी है और चीन को भी है कि इंडिया इज टू स्मॉल। अगर देखा जाए तो 7वां हिस्सा भी इंडिया नहीं होता अमेरिका का, और 5वां हिस्सा चीन का होता है। 5वें हिस्से से भी कम है, एक्चुअली 5.5वां हिस्सा हो जाता है। तो यहां से एक चीज जो क्लियर कट निकलती है जो चाइना के मामले में, कि चाइना ने टेक्नोलॉजी के अंदर इनोवेशन बहुत किया, मिलिट्री में इनोवेशन बहुत किया, साथ में हर साल 100 एटम बम भी ऐड करता चला गया। अब 600 एटम बम है उसके पास। तो क्या कहते हैं, जो शक्तिशाली होता है, जो ताकतवर होता है, उससे दुनिया डरती है साहब। लेकिन भारत शायद अपनी कमजोरियों के कारण आज ना घर का ना घाट का। बुरा लगता है, मेरा देश है, लेकिन घर का ना घाट का, ये बात सही है। कभी तो हम रूस के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी हम अमेरिका के खेमे में जाके बैठ जाते हैं, कभी हम चीन की तरफदारी करते हैं, कभी हम चीन से अलग हो जाते हैं। हमें यही नहीं समझ आ रहा कि हम किसके साथ में हैं और क्यों साथ में हैं। इस बात पे जब मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि इंडिया जब पहले रूस के साथ था और अमेरिकन कैंप में नहीं था, तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो नॉन अलाइंड नीति होती थी, जो पंडित नेहरू की थी, वो काफ़ी कामयाब होती थी। लेकिन धीरे धीरे फिर कुछ ऐसा हो गया कि जहां पर मोदी जी के आने के बाद चीज़ें थोड़ी सी अमेरिका के पक्ष में जाती हुई नजर आई। रूस से रिश्ता तो नहीं तोड़ा, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे भारत अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। और साथ में भारत ने इजराइल के साथ भी संबंध बढ़ाने तेज कर दिए। ये बात सही है कि मोदी जी ने अरब देशों के बहुत चक्कर काटे, बहुत पपियां जफियां मारी वहां भी जाके, पर कहीं ना कहीं विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में जो एक संतुलन चाहिए था, एक जो बैलेंसिंग चाहिए था, वो बैलेंसिंग हम नहीं कर पाए। और ये मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक फॉल्ट हो गया। जहां हम पहले चीज़ों को बैलेंस कर लेते थे, अब हम बैलेंस नहीं कर पाए। यही सारी की सारी जो है जड़ निकलती कि आज हम ना इधर के ना हम उधर के। और फिर टेक्नोलॉजी भी हमारी कमज़ोर, हमारी कमोडिटी बेस्ड, लेबर बेस्ड चीज़ें जो बाहर जाती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और मिलिट्री पावर भी हम अमेरिका के मुकाबले या फिर कहा जाए चीन के मुकाबले हम कहीं ठहरते नहीं हैं। तो इसने हमें थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया। उसके बाद कुछ बीच में ट्रंप साहब के साथ भी खास तौर से मोदी जी की अनबन सी चलती रही, और मोदी जी मिलने नहीं गए जब ट्रंप साहब ने बुलाया था सितंबर अक्टूबर के महीने में, लास्ट ईयर जब इलेक्शन हो रहे थे। बस तब से थोड़ी तलखी उनके अंदर आ गई, और तलखी ऐसी आई कि वो आज तक चल रही है। अब वो पाकिस्तान के प्रेमी हो गए हैं और खुद कहते हैं आई लव पाकिस्तान, लेकिन इंडिया के बारे में जब बात होती तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई दुश्मन आ गया और पूरी की पूरी दुश्मनी निकालनी है। ये जो खबर सारी की सारी जो आई कि भाई अल्टीमेटली सारे के सारे जो घुटने टेक रहे हैं, तो फिर भारत की स्थिति क्या है। भारत अभी तक तो थोड़ा सा खड़ा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है, और पीयूष गोयल ने कहा कि हम झुकेंगे नहीं। राजनाथ सिंह ने आज कह दिया कि कुछ लोग दुनिया का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अब फ्रंटल अटैक कर रहा है इंडिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक फ्रंटल अटैक है। मोदी जी ने ये कह दिया पहले कि भारत ना झुका है ना झुकेगा, फिर पीयूष गोयल ने भी कह दिया ना झुका है ना झुकेगा। अब राजनाथ सिंह ने भी अटैक किया कि कुछ लोग दुनिया का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है। अब इस किस्म के जब आप अटैक करोगे तो फिर आप एक बात समझ के चलिए कि इसका फिर खामियाजा भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए आपको। एक बात बड़ी क्लियर थी यहाँ पर, जो मेरी भी समझ में आई है, कि जब मैं आज सुबह कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था, खासतौर से बड़े न्यूज़पेपर में, तो उसमें दो व्यूज़ आ रहे थे। एक में कहा था कि इंडिया को हेड ऑन लेके
और अमेरिका को रिटेलिएट करना चाहिए, यानी कि पूरा बदला निकाल लेना चाहिए। जितनी ड्यूटी वो मार रहे हैं उतनी ड्यूटी तुम भी मार दो, उसके सामान पे धंधा खत्म, देखते हैं क्या करता है। दूसरा कहता है कि ये मौका जो है रिटेलिएशन का नहीं है, क्योंकि रिटेलिएशन से हो सकता है तुम्हारा नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाए, और जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा तो फिर हालात और ज़्यादा नाजुक हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भारत को स्विफ्ट की पाइपलाइन से भी बाहर निकाल दिया जाए। मुझे लगता है कि मैं खुद अगर मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट पूछो तो भारत को रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी अमेरिकन माइट को हम चुनौती नहीं दे सकते, हम चैलेंज नहीं कर सकते। अभी हम उस स्थिति में नहीं है, हम उस कंडीशन में नहीं है कि अमेरिका को चुनौती दे सके। हम इतने मजबूत नहीं हैं, ना हम मिलिटरली मजबूत हैं, ना हम इकोनॉमिकली मजबूत हैं, ना हम टेक्नोलॉजिकली मजबूत हैं, हम किसी भी रूप में मजबूत नहीं, हम अमेरिका के बराबर नहीं हैं। कहाँ $30 ट्रिलियन की इकॉनमी और कहाँ हम $4.25 ट्रिलियन की इकॉनमी, तो कोई मैच तो है नहीं ना। तो ठीक है, भारत अपकमिंग है, लेकिन अपकमिंग का मतलब ये तो नहीं कि हम क्या कहते हैं कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार लें। मुझे लगता है कि अमेरिका की नाराजगी तो बिल्कुल क्लियर है साहब, और कई बार तो ऐसा लगता है कि 25 साल की जो हमारी कोशिशें थी 25 घंटों के अंदर धराशायी हो गई। 25 साल की कोशिशें 25 घंटों में धराशायी हो गई, जहां हमने ये कहना शुरू कर दिया कि भैया हम झुकेंगे नहीं। अब इन स्थितियों में चीज़ें जो हैं और ख़तरनाक हो सकती हैं, और अमेरिका का व्यापार हमारे हाथ से जाना, अगर अमेरिका हमारे ऊपर किसी भी किस्म की सैंक्शंस लगाता है या और सख्ती करता है, तो फिर ये सख्ती यूरोपियन यूनियन की ओर से भी आएगी, ये सबको पता है। इसमें तो कोई भी शक वाली बात नहीं है। अगली खबर पे आते हैं कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, जी हाँ, उनको आमिर खान मुत्तकी को इस्लामाबाद जाना था। अब पाकिस्तान ने उसको इनवाइट नहीं किया, या ये कहा जाए कि पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। आरोप ये हो रहा है कि अमेरिका ने आखिरी वक्त में आमिर खान मुत्तकी को पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दी। ये क्या मसला है भाई? एक पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है, डॉन है, वो कराची से निकलता है, फेमस पेपर है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उनकी पाकिस्तान की जर्नी रोक दी है, और ये बताया कि मुत्तकी बेसिकली काबुल और इस्लामाबाद के बीच में संबंधों को बेहतर बनाने के लिए 4 अगस्त को जाने वाले थे, और इससे पहले उन्होंने चाइना की यात्रा भी की थी। और मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कि मुत्तकी जिन पर अभी भी इंटरनेशनल सैंक्शंस लगी हुई हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तो वो बिना यूएनओ की परमिशन के कहीं फॉरेन यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका ने फिलहाल अब ये छूट को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, और आखिर समय तक मामला टलता रहा। अब शायद हो सकता है तालिबान सरकार के साथ जो अमेरिका की जो सख्ती है, हो सकता है थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आई, या ये भी हो सकता है कि जो बागराम एयरपोर्ट का जो मसला है, जिसको लेने की कोशिश कर रहा था और शायद तालिबान देने से इनकार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि शायद चीज़ें जो है ना वो थोड़ी बिगड़ रही हैं डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान भी कहेगा भाई मैं भी दुश्मनी क्यों मोल लूँ अल्टीमेटली। एक और खबर है कि अमेरिका और ब्रिक्स की जो दुश्मनी है ना वो भी बढ़ती चली जा रही है, और अब चाइना के ऊपर जहाँ चुप्पी साध लेते हैं, ब्राज़ील को 50% का टैक्स मार देते हैं, भारत के ऊपर 50% का टैक्स मार देते हैं, और फिर कभी कभी ये कहते हैं कि 8 घंटे गुजरे हैं और देखिए और क्या होता है, अगले 8 घंटे के बाद हम और क्या करेंगे, हम और नई सैंक्शंस लगा देंगे। पर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने अभी फ़िलहाल तो एक चुप्पी साधी हुई है, और वो चुप्पी जो है क्या कहती है, कभी कभी डर लगता है कि भाई अल्टीमेटली ये हो क्या रहा है, ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये अपने आप में शायद काफ़ी हद तक जिसे क्या कह सकते हैं कि ट्रिकी होती चली जा रही है। कौन किसके ऊपर दरअसल होल्ड कर रहा है, कौन किसके ऊपर रुआब-दाब चला रहा है, कुछ नहीं पता क्या होने जा रहा है। और एक आखिरी खबर पे आते हैं जिसमें है कि चाइना में एक नए फॉरेन मिनिस्टर बनने वाले थे। कमाल की बात है कि उनका नाम है जियान चाओ, लियू जियान चाओ। वो फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहे थे वांग यी की जगह पे। अचानक वो किसी फॉरेन के दौरे पर गए हुए थे, और
उनको एकदम से गिरफ्तार कर लिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा चाइना में उनको गिरफ्तार कर लिया गया और एक बड़ी एक हलचल मच गई वहाँ की राजनीति में। भाई जो आदमी फॉरेन मिनिस्टर बनने जा रहा था चाइना का, आज अरेस्ट हो गया, उसको जेल में डाल दिया गया। चाइना ने इस मामले में पूरी चुप्पी साध ली और किसी ने भी कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। चाइना के एक बड़े सीनियर वो एक तरह से पॉलिटिशियंस हैं, लियू जियान चाओ जो हैं, और 61 ईयर की उनकी एज है और 20 से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। उनको वांग यी का एक सक्सेसर समझा जा रहा था और समझा जा रहा था कि वांग यी के बाद वही फॉरेन मिनिस्टर बनेंगे, पर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनको ही गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया गया। कभी कभी लगता है कि चाइना की राजनीति में क्या होता है और क्या नहीं होता, इसको समझ पाना बेहद मुश्किल है। बेहद मुश्किल इसलिए है कि यही नहीं पता लगता, बीच में शी जिनपिंग भी गायब हो जाते हैं 20-20 दिन को, 30-30 दिन को, कहाँ चले जाते, कोई खबर नहीं आती, फोटो नहीं आती। तो वहाँ पे कौन कब किस वक्त गायब हो जाए ना, ये बिल्कुल भी नहीं पता लगता है। तो ये हमारी दोस्तों आज की पेशकश थी। तो बताइए आपको कैसी लगी है, और हाँ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं, नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दिए है, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो जो सभी लोग जो आए हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हाँ 9:30 बजे वर्ल्ड न्यूज़ पे आइएगा, कुछ और खबरें लेकर हम आपके लिए आएंगे। आज नाम नहीं ले पा रहे हैं, थोड़े रिकॉर्डेड वर्जन्स हैं, तो बाहर है अपने शहर से, तो आप समझ ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। गुड नाइट।